रैलियों को की व्यवस्था करनी हो, आपसी आपसी किसी दल पार्टी को लेकर विचार विमर्श बनाना हो, भाषण देना हो, सार्वजनिक अथवा दलीय पदों को लेकर के संघर्ष करना हो, हर क्षेत्र में राजनीतिक सहभागिता जितनी बढ़ेगी निश्चित रूप से लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। अन्य सरकारों के लिए तो आवश्यक है, मैं बार बार इस बात को दोहराया हूं, लेकिन लोकतंत्र का तो आधार स्तंभ है कि राजनीतिक सहभागिता निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। अब राजनीतिक सहभागिता में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि मुख्य मुख्य क्या गतिविधियां हैं। तो राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न स्वरूप क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। पहला है मतदान। मतदान बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का एक बहुत बड़ा अवसर है, लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र में एक निश्चित समय पे मतदान होता है जिससे जन भावनाओं को देखा जाता है, उसी से तय होता है कि राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। तो एक बहुत बड़ा ये स्वरूप है। दूसरा है किसी प्रत्याशी को राजनीतिक दल या प्रत्याशी को धन देना, चंदा देना इत्यादि। हालांकि ये काम हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति के पास धन नहीं है, चंदा नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास है वो देते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक स्वरूप भी सामने आता है, क्योंकि जो धन देता है वो बाद में राजनीति के उन लोगों के सत्ता में आने के बाद या उनके पदों को मिलने के बाद उनसे बहुत कुछ गलत उम्मीदें करता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक चंदा या राजनीतिक धन प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राप्त करना या लोगों का देना, क्योंकि वो उनसे उम्मीद करते हैं कि चुनाव में सफल होने के बाद उन्हें वो हर तरह का मलाई देंगे, हर तरह का लाभ देंगे। तो एक तरह से चंदा या धन देना एक तो सबके बस की बात नहीं है, एक समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि वास्तव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम है। तीसरा, राजनीतिक संगठनों की सदस्यता। जहां सर्वाधिकारवादी सरकारें हैं वहां तो निश्चित है कि भैया इसी दल की ही सदस्यता ले सकते हैं। जैसे हिटलर का समय होता तो नाजी पार्टी का ही सदस्यता आप ले सकते हैं, अन्य पार्टियों का लेंगे तो क्या हाल होगा ईश्वर ही जाने। चाइना में आपको अगर सदस्य बनना है तो सिर्फ आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही सदस्य बन सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है, कोई पार्टी बना सकता है, संविधान और नियमों के दायरे के अनुसार अपनी पार्टी खड़ा कर सकता है, पदाधिकारी तय कर सकता है, अपने पार्टी का संविधान बना सकता है और उसकी सदस्यता किसी को दे सकता है, कोई व्यक्ति सदस्यता ले सकता है। तो सदस्यता, राजनीतिक सदस्यता जितनी ज्यादा होगी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है क्योंकि उसकी सदस्यता सबसे बड़ी है। तो जितनी बड़ी सदस्यता होगी उतने बड़ा पार्टी का आधार होगा, उतने लोगों से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से समाज के सभी तरह के लोग उनसे जुड़ेंगे। तो उससे जितनी अधिक राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी, उनका राजनीतिक आधार मजबूत होगा। एक बहुत बड़ा काम है। चौथा है चुनाव लड़ना। अब चुनाव लड़ना दो तरह का है, पार्टी तय करे या निर्दलीय तय करें। निर्दलीय तय करें, आप स्वतंत्र हैं भाई, लोकतंत्र में तो आप चुनाव लड़ सकते हैं सरकार के संविधान के नियमों मानकों के अनुरूप। तो निर्दल के रूप में आप चुनाव लड़ें, किसी दल से चुनाव लड़ें, तो जैसे भी चाहे चुनाव लड़ें। राजनीतिक सहभागिता के लिए बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक गतिविधियों में चुनाव में भाग लिया जाए, किसी दल के रूप में, निर्दल रूप में, रैली, प्रदर्शनों इत्यादि में सहभागिता, बीच बीच में रैलियां होती रहती हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं, उसमें सहभागिता, किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक स्तर पे हो। तो ये बहुत बड़ा काम है कि इनके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है,
सरकार के पक्ष में रैली हो सकती है, सरकार के विपक्ष में रैली हो सकती है। तो हर तरह की रैलियों, हर तरह के प्रदर्शनों में भाग लेना ये बहुत बड़ा कार्य है। राजनीतिक सहभागिता का एक बहुत बहुत बड़ा स्तर है। इसके साथ साथ अन्य गतिविधियां, जैसे धरना प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, ये सरकार के प्रायः विपक्ष में ही होते हैं। धरना प्रायः सरकार के शासन सत्ता के विरोध में होगा, प्रदर्शन प्रायः शासन सत्ता के विरोध में होता है, घेराव, हड़ताल, ये सब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक सहभागिता को तय करते हैं। लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी कार्य लोकतंत्र में खास करके, या किसी भी शासन व्यवस्था में खास करके लोकतंत्र में करना चाहिए जो संविधान के नियमों के दायरे में हो। धरना हो तो संविधान के अनुसार हो, प्रदर्शन हो, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं होना चाहिए। संविधान की व्यवस्था है। हमारे यहां जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर सरकार से, उसकी शासन सत्ता से उसकी अनुमति ली जाती है, स्थल तय किया जाता है, तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। धरना, प्रदर्शन, रैली, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ संविधान के दायरे में होना चाहिए, तब यह ठीक होगा। अब राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले तत्व, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सहभागिता को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हर स्तरों पर राजनीतिक सहभागिता कैसे कैसे प्रभावित होती है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। तो राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, कारक या तत्व जो आपको अच्छा लगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम दुनिया के स्तर पे देखें तो हर समाज में, हर व्यवस्था में, हर देश में लिंग और के आधार पर, शिक्षा के आधार पर बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। तो पहला, शिक्षा, एजुकेशन। जिन समाज में लोगों की शिक्षा ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा शिक्षित पाए जाते हैं, वहां राजनीतिक सहभागिता ज्यादा होती है। जहां जिन समाजों में शिक्षा का स्तर खराब है, कम है, वहां राजनीतिक सहभागिता में कमी है। तो शिक्षा राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा अच्छी है, मजबूत है, बेहतर है, बढ़िया है, तो राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी। दूसरा, नगरीय ग्रामीण जीवन। नगरीय जीवन में, शहरी जीवन में राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है। ग्रामीण जीवन में, जहां ज्यादा ग्रामीण जीवन है या पिछड़ा जनजीवन है, संचार साधनों का इत्यादि का अभाव है, वहां निश्चित रूप से राजनीतिक सहभागिता कम प्राप्त हो पाती है, सक्रियता कम प्राप्त हो पाती है। सामाजिक एकजुटता। तीसरा, सामाजिक एकजुटता। जो संगठनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो नहीं जुड़े होते हैं, जो जुड़े होते हैं उनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा होती है। जैसे कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो श्रमिक संगठनों से जुड़े हैं, तो उनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा होगी। कुछ शिक्षक हैं जो शिक्षक संगठनों से जुड़े हैं, उनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा होगी। कुछ महिला हैं जो महिला संगठनों से जुड़ी हैं, उनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा होगी। तो जो संगठनों से जुड़े होंगे, सामाजिक एकजुटता होगी, उनका अपना एक संगठन होगा, उनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा होगी। वहीं जो लोग उन संगठनों से नहीं जुड़े होंगे, उनकी राजनीतिक सहभागिता कम होगी। निवास अवधि। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे बहुत लंबे समय से रह रहा है,
तो उसकी राजनीतिक सहभागिता वहां ज्यादा होगी। अब मैं गोरखपुर अभी 15-16 में आया हूं, तो मेरे तुलना में जो 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल से गोरखपुर में रह रहे हैं, उनकी निश्चित रूप से सामान्य स्तर पर देखा जाए, हम विशेष स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, तो राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा होंगी। अब मैं कहीं मान लेकर मैं लखनऊ चला गया, अब मैं सोचूं कि आज ही लखनऊ पहुंचा हूं, मैं सामान्य आदमी की बात कर रहा हूं, मैं अति विशिष्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अति सक्रिय लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य सक्रिय और निम्न सक्रिय लोगों की बात कर रहा हूं। तो वो तुरंत चाहें कि हम जो पहले से वहां रह रहा है उसके कितना सक्रिय हो जाएं, दैट इज इम्पॉसिबल। तो अगर कहीं व्यक्ति की निवास रहने का अवधि ज्यादा है तो उसकी सक्रियता ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। आयु, एज फैक्टर, अगर किसी व्यक्ति की उम्र ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसकी सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन यदि वो 50 साल से अब अधिक हो गया, 60 से अधिक हो गया, तो निश्चित रूप से घटेगी, अधिक पर कम होगी। यानी अगर कोई बालक है तो उसकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो जाएगी, आयु के साथ साथ राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 का होगा तो राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, 40 का होगा, लेकिन अगर वो 50, 55, 60 ऐसे से जब ऊपर होने लगेगा तो फिर राजनीतिक सक्रियता घटेगी। तो आयु के अनुसार अगर कोई बालक है, एक जन्म से लेकर के 12, 15, 16 साल तक, उसकी राजनीतिक सक्रियता कम होगी। जैसे जैसे 16, 17, 18 का होगा, वयस्क होगा, उसके अंदर बहुत सारी जानकारियां होंगी, रुचियां बढ़ेंगी, उसकी सक्रियता बढ़ जाएगी। लेकिन एक निश्चित समय के बाद 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो निश्चित रूप से उसकी सक्रियता घटेगी। तो आयु भी एक बड़ा फैक्टर है राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने और घटाने में, यह निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है। लिंग एक बड़ा है, महिलाओं में देखा गया है ऐसा कि महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता पुरुषों की तुलना में कम है, निश्चित रूप से कम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के स्तर पे हमारा यह कहना सही है, लेकिन फिर भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता पुरुषों की तुलना में कम है, भारतवर्ष में तो खास करके। इसके अलावा परिस्थिति जनित तत्व, परिस्थिति जनित तत्व, परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे स्थितियां आती हैं जो राजनीतिक सहभागिता को घटाती और बढ़ाती हैं। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, परिस्थितियों के अनुसार कुछ तत्व आते हैं। जैसे युद्ध जब किसी भी देश के साथ जब युद्ध होगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी, क्योंकि उस देश का आम आदमी अधिक से अधिक राजनीतिक गतिविधियों को, संचार व्यवस्थाओं को की तरफ उसकी सोच और समझ का दो स्वरूप सामने आएगा। अगर युद्ध का माहौल है तो आम जनता तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियों से कट जाएगी, क्योंकि युद्ध का माहौल ऐसा होगा कि वहां सिर्फ आपको युद्ध और युद्ध से बाहर निकलने की बात होगी, तो राजनीतिक सहभागिता निश्चित रूप से कम होगी, समाप्त होगी। हाँ, जो उससे जुड़े लोग होंगे, जो राजनीतिक व्यक्ति वगैरह होंगे, जो शासन सत्ता में लोग होंगे, उनकी गतिविधियां बढ़ेंगी। वो तो अधिक से अधिक दुनिया के देशों में जाना, भागना, कहां से संपर्क करें, कैसे संपर्क करें, हथियार लाएं, ये लाएं, वो लाएं, उनकी तो गतिविधियां बढ़ रही हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, युद्ध के समय उसकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि युद्ध के समय तो जो लोग हमारे शासन सत्ता में होंगे उस देश के, उनका सारा ध्यान होगा कि हम कैसे युद्ध से निपटें और लगें। तो युद्ध निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियों को घटा देगा सामान्य जनता के लिए। विदेशी आक्रमण अगर होता है तो निश्चित रूप से सहभागिता को प्रभावित करेगा, उपद्रव इत्यादि। किसी देश में विशेष घटनाएं हो जाएं, किसी विदेश में घटनाएं हो जाएं, तो ये सब राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाएंगे, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे। मान लीजिए
दुनिया के किसी देश में किसी संकट बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पे पड़ेगा। वो राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने और घटाने का काम करेंगे तो उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। युद्ध को लेकर मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि युद्ध में सामान्य जनता का राजनीतिक सहभागिता घटेगी। हाँ, जो लोग राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गतिविधियां बढ़ेंगी। शासन सत्ता के लोग हैं, बार बार मीटिंगें करना, उनका देश और विदेश के लोगों से उनका तो बढ़ेगा, लेकिन आम जनमानस का युद्ध में राजनीतिक सहभागिता घट जाएगी। ऐसे दुनिया में कोई और समस्या आ रही है, मान लीजिए हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में इसमें बहुत आर्थिक संकट है, तो निश्चित रूप से उस संकट को देख करके भारतवर्ष की जनता में भी राजनीतिक जो सहभागिता है उन तत्वों को लेकर बढ़ेगी। भाई ऐसे ऐसे ना करें, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम देखें टेलीविजन और तमाम चैनल इस समय श्रीलंका इत्यादि की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं, या यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो निश्चित रूप से जनता का युद्ध को लेकर के मनोभाव ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। भाई क्या क्या किया जाए कि युद्ध न हो, हमारे यहाँ भी संकट आए तो कैसे उसे निपटा जाएगा। युद्ध यूक्रेन और रूस में हो रहा है, लेकिन दिन भर टेलीविजन चैनल, जनता के संचार माध्यमों के द्वारा उनकी भागीदारी उस पर चर्चा पर चर्चा बढ़ी हुई है कि भाई क्या हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, कैसे मजबूत करें, कैसे अपने पड़ोसियों से संबंध रखें, कैसे हमने दुनिया के तमाम शक्तियों के साथ संबंध रखें। तो ऐसी परिस्थितियां राजनीतिक सहभागिता को बढ़ा देती हैं। बहुत सारे तत्व घटा भी देते हैं। तो इन सब चीजों का राजनीतिक सहभागिता पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। अब एक तत्व हम थोड़ा चर्चा कर लें कि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक सहभागिता एवं राजनीतिक व्यवस्था, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। एक दूसरे को निर्धारित करती है, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को स्पष्ट करती है। और इसका दो स्वरूप है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में तो बड़ा नियंत्रण होता है, संचार साधनों पर नियंत्रण होता है, राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण होता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर तरह से राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने की बात होती है, संचार साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र लोकप्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतंत्र लोकप्रिय सहभागिता, लोकप्रिय सहभागिता पर आधारित होता है। जितना ज्यादा नागरिकों की सहभागिता बढ़ेगी उतना ही लोकतंत्र सफल होगा। संचार साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, अधिक से अधिक जनता को प्रयास किया जाता है कि उनकी सहभागिता बढ़े। हाँ, सर्वाधिकार वगैरह में नियंत्रण होता है संचार साधनों पर, लोगों पर तक, जिससे उनकी राजनीतिक गतिविधियां कम हो जाएं और हो तो उन्हीं के दलों के पक्ष में हो, बाकी ना हो। तो राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती देती है और राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक सहभागिता को मजबूती देती है। एक चर्चा थोड़ी सी इस पे होना चाहिए था। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक भागीदारी के विरोधी तत्व। राजनीतिक भागीदारी के विरोधी तत्व, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। राजनीतिक भागीदारी के विरोधी तत्व, राजनीतिक सहभागिता के या भागीदारी के बहुत सारे विरोधी तत्व भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक उदासीनता, तिरस्कार, राजनीतिक उदासीनता, तिरस्कार,
अनायास हिंसा, आक्रोश, ये बहुत सारी बातें हैं। राजनीतिक उदासीनता, सनकीपन, तिरस्कार, अनायास हिंसा, आक्रोश, उदासीनता का अर्थ है कि उससे अपने आप को अलग कर लेना, काट लेना और उसके विरोध में चले जाना। सिर्फ काट लेना नहीं, बल्कि सामान्य या विशेष रूप में व्यक्तियों, स्थितियों अथवा परिवेश में रुचि अथवा उसके प्रति लगाव न होने से है। उससे अपने आप को अलग कर लेना। उदासीनता का सामान्य या विशेष का अर्थ सामान्य या विशेष रूप से व्यक्तियों का, स्थितियों अथवा परिवेशों में उसका लगाव न होना और उसके रुचि को नकारात्मक स्वरूप में ले लेना। सिर्फ रुचि न होना तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ उसको एक नकारात्मक स्वरूप में ले लेना, ऐसी स्थिति हो जाना। उदासीनता व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह राजनीतिक गतिविधियों में उदासीन हो जाता है, अलगाव रखता है, तिरस्कार, आक्रोश बढ़ती है, विनाशकारी भूमिका निभाते हैं। यह काफी खतरनाक है। विनाशकारी भूमिका निभाते हैं, यह काफी खतरनाक है। हिंसा का सहारा ले लेते हैं, तोड़फोड़ का सहारा ले लेते हैं, आक्रोश के रूप में सामने लाते हैं, सनकीपन दिखाने लगते हैं। यह काफी खतरनाक है। जैसा कि मैक्लोस्की का मानना है कि यह विचार कुछ सीमा तक तो ठीक है। एक विद्वान है मैक्लोस्की, इनका मानना है कि यह विचार कुछ सीमा तक ठीक है, कुछ सीमा तक ठीक है, मैक्लोस्की। परंतु रॉबर्ट लेन तथा जेएल वाकर जैसे कुछ विचारकों का मानना है कि ये उदासीनता ठीक नहीं है, ये घातक है, ये ठीक नहीं है। उनका अपना तर्क है कि जो लोग राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ हैं, रुचिहीन हैं, उनको प्रोत्साहन देने से लाभ नहीं बल्कि हानि होगी, लाभ नहीं बल्कि हानि होगा। ये ठीक नहीं है। ऐसे लोग बड़े नेताओं के भ्रामक प्रचार से प्रभावित हो सकते हैं, पेशेवर नेताओं के झूठ के चंगल में आ सकते हैं, जो प्रजातंत्र के लिए घातक होगा। उनका मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक सहभागिता से दूर रखा जाए, ज्यादा अच्छा होगा। राजनीतिक सहभागिता से दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा इनका मानना है, रॉबर्ट लेन और जेएल वाकर का। ऐसे लोगों को राजनीतिक सहभागिता से दूर रखा जाए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए घातक हो सकते हैं। इनका मानना है कि प्रजातंत्र में किसी नागरिक को यदि वो चाहे तो उसको तिरस्कार करने का अधिकार है। रॉबर्ट लेन और जेएल वाकर का मानना है कि प्रजातंत्र में किसी भी नागरिक को यदि वो चाहे तो उसको तिरस्कार करने का अधिकार है, और विवेकहीन साझेदारी से उदासीनता बेहतर है। विवेकहीन मूर्खतापूर्ण वो सहभागिता करे, इससे बढ़िया है कि वो उदासीन रहे
और विवेकहीन साझेदारी से उदासीनता बेहतर है। इनका मानना है कि अत्यधिक राजनीतिक निर्वाचक मंडल विवादों का विघटन का कारण बन सकता है। अतः भागीदारी को अंध पूजन के रूप में परिवर्तित करना कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि हो सकती है, जो लोग कम शिक्षित हैं, रुचि लेने वाले नहीं हैं, उनको दूर रखा जाए। इनका मानना है कि उनको दूर रखा जाए। रॉबर्ट लेन और जेएल वाकर का मानना है कि उनको राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए। उनको प्रोत्साहन देने से लाभ कम होगा, हानि ज़्यादा हो सकती है। राजनीतिक सहभागिता में, खास करके लोकतंत्र में, उन्हें प्रोत्साहित करना हानिकारक होगा। उनको इस सब चीज़ों से दूर ही रखा जाए। इनका मानना है कि केवल मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से भी कोई खास लाभ नहीं होगा। केवल मतदाताओं की संख्या बढ़ा दिया जाए, इससे कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नागरिकों की संख्या बढ़ने से केवल चुनाव कर लें शासन सत्ता के लोगों का, इससे अधिक वो क्या कर सकते हैं? अगर वो गलत तरीके से चुनाव कर रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि राजनीतिक सहभागिता से दूर ही रहे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अगर उनकी किसी की रुचि, अभिरुचि, क्षमता, कार्य करने की इच्छा अगर राजनीतिक सहभागिता में नहीं है, तो बिना मन से थके हारे, अंदर से गलत भाव लिए हुए, आक्रोश लिए हुए, हिंसा का भाव रख करके अगर वो राजनीतिक गतिविधियों में आते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, बल्कि ये ठीक विघटन होगा। इससे विवाद बढ़ेंगे, अस्थिरता बढ़ेगी। तो इस तरह से भागीदारी को आंख मूंद करके